नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 हिस्ट्री जो आज आप सभी का बोर्ड एग्जाम है उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है और इन प्रश्नों के आने की संभावना भी बहुत ही ज्यादा है। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी को इसका लाभ ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग 2 नंबर वाले प्रश्नों को डिस्कस करते हैं, फिर 3 नंबर वाले प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग 5 नंबर वाले प्रश्नों को डिस्कस करेंगे बच्चों। तो इस वीडियो में हम लोग तीनों टाइप के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, रेल निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? तो रेल निर्माण 1834 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था बच्चों। और भारत में पहली बार रेल कब चला था? 1853 ईस्वी में। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, कहां से बीच में चला था? आपका मुंबई से थाने के बीच में पहली बार रेल चला था बच्चों। कब चला था? 1853 ईस्वी में। क्लियर है? उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है बच्चों कि औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसने किया था? यहाँ पे सर्वप्रथम छूट गया है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा कि सर्वप्रथम कब और किसने किया था बच्चों। तो औद्योगिक क्रांति शब्द का जो प्रयोग है बच्चों, वो सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किसने किया था? लुई ब्लान-क्वी ने किया था बच्चों। यह एक आपका फ्रांस के समाजवादी नेता था जिन्होंने अपने व्याख्याओं में इसका प्रयोग किया था बच्चों। तो पहली बार कब इसका प्रयोग किया गया था? 1837 में किया गया था। और किसने किया था? लुई ब्लान-क्वी ने किया था बच्चों। क्लियर है? उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है बच्चों कि पुनर्जागरण से पूर्व किसकी उत्पत्ति हो चुकी थी? तो देखिए बच्चों, पुनर्जागरण के पश्चात वैज्ञानिक क्रांति होने की काफी समय प्राचीन यूनानी में विज्ञान की उत्पत्ति हो चुकी, यानी कि पुनर्जागरण की उत्पत्ति से पहले ही आपका जो प्राचीन यूनान की विज्ञान है बच्चों, उसकी उत्पत्ति हो चुकी थी। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि मांचू राजवंश चीन में कब स्थापित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1644 ईस्वी में। कब स्थापित हुआ था? 1644 ईस्वी में स्थापित हुआ था बच्चों। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 1514 ईस्वी में चीन में सर्वप्रथम कौन सी यूरोपीय शक्ति ने प्रवेश किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल में। देखिए, 1514 ईस्वी में चीन में सर्वप्रथम किसने प्रवेश किया था बच्चों? व्यापार के उद्देश्य से, तो ये पुर्तगाल ने प्रवेश किया था। और भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय शक्ति आए थे? आपका पुर्तगाली आए थे। कौन आए थे? वास्को डिगामा आए थे बच्चों। कब आए थे? 1498 ईस्वी में। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रथम अफीम युद्ध के पश्चात कौन सी संधि संपन्न हुई? तो प्रथम अफीम युद्ध के पश्चात नानकिंग संधि संपन्न हुआ था बच्चों। क्लियर है? उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि चीनी क्रांति कब हुई थी? तो चीनी क्रांति 1911 ईस्वी में हुआ था बच्चों। देखिए, आपका लॉन्ग टाइप के में क्वेश्चन भी आता है कि 1911 की चीनी क्रांति होने के क्या क्या कारण थे। तो ऐसे प्रश्नों को मैंने पिछला वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दिया हुआ है। हिस्ट्री क्लास 11 टर्म 2 का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग वहां से जाकर के देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, उसे भी आप लोग देखिए, वहां पे भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैंने करवाया है। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुओमिंतांग दल का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर रहेगा डॉक्टर सनायत सेन। कौन था बच्चों? डॉक्टर सनायत सेन आपका कुओमिंतांग दल का संस्थापक था बच्चों। तो डॉक्टर सनायत सेन के कौन से मुख्य सिद्धांत, 3 सिद्धांत थे, ठीक है, उसको भी मैंने डिस्कस कर लिया है। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो उसको भी मैंने पिछला ही वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। ठीक, उससे भी आप लोग जाकर के देखिए। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है चीन और जापान और चीन किस क्षेत्र के राज्य है? तो ये सुदूर पूर्व क्षेत्र के राज्य है बच्चों। उसके बाद देखिए, अब आपका लॉन्ग टाइप के प्रश्न स्टार्ट होते हैं बच्चों। यहाँ पे आपको क्या करना है? रटना नहीं है, सिर्फ ध्यान से देखिए और सुनिए, क्योंकि आपके पास समय तो ज्यादा नहीं है। रटिएगा तो कुछ भी याद नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ आप लोग ध्यान से देखिए, सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। देखिए बच्चों, मानवतावाद से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, मानवतावाद यूरोप में पुनर्जागरण की विचारधारा का प्रमुख केंद्र था। प्राचीन यूनानी सभ्यता एवं संस्कृति के समर्थक पेट्रार्क को मानवतावाद का जनक कहा जाता है। तो मानवतावाद का जनक किसे कहा जाता है बच्चों? पेट्रार्क को मानवतावाद का जनक कहा जाता है। ये यूरोप की जो पुनर्जागरण की विचारधारा का यह प्रमुख केंद्र था बच्चों। क्लियर है? देखिए, इसी में आगे है आपका कि मानवतावादी अवधारणा में मध्य युग की धार्मिक
अंधविश्वासों, दैवीय मामलों एवं मोक्ष की प्राप्ति के स्थान पर मानव मात्र के कल्याण पर विशेष बल दिया गया। मतलब पहले क्या था बच्चों, प्राचीन काल में आपका कि अंधविश्वास था, वहां पे यूरोप की संस्कृति में अंधविश्वास था, अभी भी हमारे यहाँ पे लोकल में अंधविश्वास है बच्चों, ठीक है। तो वो अंधविश्वास था, उस अंधविश्वास को जो समाप्त किया गया पुनर्जागरण की थी में, मानवतावाद में, और मानव कल्याण के बारे में विशेष बल दिया गया, ठीक है। पुनर्जागरण के काल में व्यवहारिक ज्ञान पर विशेष बल दिया गया। उन्होंने अनुभव किया कि मानव का जीवन महत्वपूर्ण है, अतः पृथ्वी पर मानव का आदर करते हुए उसके जीवन को सुधारने के लिए हर संभव प्रयत्न किया जाना चाहिए। तो ये था आपका मानवतावाद बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कि देखिए कोरिया ने 1997 ईस्वी में जो विदेशी मुद्रा संकट का सामना किस प्रकार से किया, उसके बारे में आपको बताना है बच्चों। तो देखिए कोरियाई वित्त संस्थाओं ने अपने अल्पकालीन दायित्वों को पूर्ण करने के लिए कोरियाई सरकार ने अपने सीमित विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग किया। इस विदेशी मुद्रा संकट के सामने निपटने के लिए कोरिया ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की मदद ली। कोरिया ने नागरिकों ने गोल्ड कलेक्शन मूवमेंट के माध्यम से विदेशी ऋण चुकाने की दिशा में सक्रिय रूप से योगदान दिया। तो इसे आप लोग जरूर नोट कीजिएगा बच्चों कि गोल्ड कलेक्शन मूवमेंट के माध्यम से विदेशी ऋण चुकाने की दिशा में सक्रिय योगदान दिया बच्चों। ये IMF क्या है बच्चों, ये क्या करते हैं, कोई भी देश अगर कंगाल हो जाता है ना, अभी देखिएगा श्रीलंका जो आपका दिवालिया घोषित हो गया है, तो उसको क्या करता है, ये लोन देने का कार्य करता है। अगर ये लोन देगा बच्चों, आप इससे लोन लीजिएगा, तो अपने देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको इसके अनुसार चलाना पड़ेगा, इसके कानून के अनुसार चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे कोई ज्यादा कोई लोन लेना नहीं चाहता, अभी भी श्रीलंका अभी तक लिया नहीं है, हो सकता है ले ले, ठीक है, क्लियर है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, जो दक्षिणी कोरिया था बच्चों, उन्होंने अपने जो 1997 में विदेशी मुद्रा संकट जो उसके सामने आया था, उसको इस प्रकार से निपटने का प्रयास किया था बच्चों, क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है आपका, मानवतावादी विचारों का क्या अभिलक्षण है। तो देखिए बच्चों, मानवतावादी विचारधारा के अभिलक्षण निम्न प्रकार से है। पहला क्या है कि मानवतावादी विचारधारा के अंतर्गत मानव के विभिन्न कल्याणकारी कार्यों पर ध्यान दिया जाता है। इसमें क्या होता है बच्चों कि मानव का किस प्रकार से भलाई हो, उसका किस प्रकार से कल्याण हो, उसके बारे में मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है। उसके बाद देखिए बच्चों, इसमें सभी विषयों व्याकरण, भूगोल, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, कविता और नीति दर्शन के अध्ययन पर जोर दिया जाता है। इसमें क्या होता है बच्चों, जो मुख्य विषय हैं, जैसे आपका व्याकरण हो गया, भूगोल हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, जो आपका पोएम है, जो आपका नीति दर्शन है, इस पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है, बल दिया जाता है। उसके बाद देखिए बच्चों, मानव के कल्याण के लिए सभी को आपस में वाद विवाद एवं विचार विमर्श करना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसको आप लोग जरूर लिखिएगा, ताकि देखिए कुछ मानव कल्याण के लिए किस प्रकार से उसका विकास हो सके, उसका कल्याण हो सके, उसको लेकर के क्या करना चाहिए, वाद विवाद करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, ताकि उससे क्या होगा, एक अच्छे निष्कर्ष सामने निकल करके आएंगे बच्चों, क्लियर है। उसके बाद देखिए चौथा पॉइंट है आपका कि मानवतावादी विचारों को कला के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। इसमें मानव रुचियों का विशेष ध्यान रखा गया। इसी के फलस्वरूप विद्वान, कूटनीतिक, धर्मशास्त्री और कलाकार हुए, क्लियर है। उसके बाद देखिए पांचवा जो पॉइंट है कि मानवतावाद विचारधारा के अंतर्गत मानव के जीवन सुख और समृद्धि पर बल दिया गया। मतलब मानव के जीवन पे किस प्रकार से सुखी आए, उसका जीवन किस प्रकार से समृद्ध हो संसाधनों से, उस पर इसमें मानवतावाद की विचारधारा में बल दिया गया बच्चों, क्लियर है। उसके बाद देखिए एक और पॉइंट आपका है कि मानवतावाद के अंतर्गत मानव को विशेष महत्व दिया जाने लगा और उसकी प्रशंसा में अनेक काव्य लिखे गए। देखिए आप लोग देखिएगा, ये जो भी कविता हिंदी में पढ़िएगा वो क्या है बच्चों, भारत में भी मानवतावाद का मतलब बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ा था। मानव का किस प्रकार से कल्याण हो सके, इस पर बहुत सारी कविताएं लिखी गई बच्चों, क्लियर है। थोड़ा जल्दी में है बच्चों, इस वजह से थोड़ा से आप सभी को मतलब उतना फास्ट तो नहीं करवा लूंगे, थोड़ा एडजस्ट कीजिए आप लोग, थोड़ा फास्ट हो रहा है मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। तुमने तो वीडियो को आप लोग थोड़ा स्लो कर लीजिए, इंटू 0.9 में कर लीजिए वहां पे स्पीड को, नहीं तो लग रहा है तो एक बार कमेंट करें कि ज्यादा स्पीड नहीं है, ठीक है, कमेंट करने के बाद, ठीक है। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका कि 14वीं और 15वीं शताब्दी में यूनानी और रोमन संस्कृति के
किन तत्वों को पुनर्जीवित किया गया? तो 14वीं और 15वीं शताब्दी में ही आपका क्या हुआ था बच्चों? पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पे देखिए, इस 14वीं और 15वीं शताब्दी में यूनानी और रोमन सभ्यता की प्राचीनतम को पुनर्जीवित किया गया था। मतलब जो पुरानी उसकी संस्कृति थी बच्चों, उसी को क्या किया गया था? जीवित किया गया था, फिर से उसी को खड़ा किया गया था। ठीक है, देखिए, प्राचीन लेखकों की रचनाओं का अध्ययन किया गया। उन्होंने मानवतावाद के अध्ययन पर जोर दिया और कला और चित्रकला को पुनर्जीवित किया। मतलब जो प्राचीन कला और चित्रकला था बच्चों, उसको पुनर्जीवित किया बच्चों। क्लियर है? और जो पुराने लेखकों की रचना थी, बुक था, उसको पढ़ा, अपने समाज के बारे में जाना और फिर से उसे जीवित करने की सोचा। उसी को क्या कहा गया? पुनर्जागरण कहा गया। लेकिन क्या उसमें विज्ञान की भी काफी तरक्की हुई और कहा जाता है कि पुनर्जागरण आते ही क्या हुआ? बहुत बार विद्वानों का कि उसी समय से आधुनिक युग की शुरुआत हो गई बच्चों। क्लियर है? उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, वेनिस और समकालीन फ्रांस में अच्छी सरकार के विचारों की तुलना कीजिए। तो वेनिस यहाँ पे क्या है? यह इटली का एक गणराज्य था बच्चों। ठीक, क्या है? इटली का एक क्या है? गणराज्य है। और फ्रांस तो आप लोग जानते हैं, फ्रांस ही आपका एक देश है। ठीक है, तो इन दोनों में की अच्छी सरकार के विचारों की आपको यहाँ पे तुलना करना है बच्चों। 5 नंबर में यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए बच्चों, वेनिस में गणतंत्रीय शासन प्रणाली थी, जबकि फ्रांस में नगर राज्यों का संचालन निरंकुश शासक वर्ग के हाथों में था बच्चों। देखिए, वेनिस में क्या थी? गणतंत्रीय शासन प्रणाली थी। वहां पे सरकार को चुना जा रहा था। वंशानुगत जो वहां पे प्रेसिडेंट यानी कि जो राजा का पद था, वंशानुगत नहीं था। जबकि फ्रांस में जो नगर राज्यों का संचालन था बच्चों, वो निरंकुश शासक वर्गों के हाथों में था। मतलब जो ज्यादा बलवान था उसी के हाथों में था। एक तरह से कह सकते हैं राज तंत्र था बच्चों। क्लियर है? पहला ये हो गया। दूसरा देखिए कि वेनिस में धर्माधिकारी और सामंत वर्ग की राजनीतिक दृष्टिकोण से शक्तिशाली नहीं थे, जबकि फ्रांस ये शक्तिशाली थे बच्चों। ये आपका थोड़ा कमजोर था, ये आपका क्या था? शक्तिशाली था। धर्माधिकारी और सामंत वर्ग के राजनीतिक दृष्टिकोण से। क्लियर है? उसके बाद देखिए, जो अगला पॉइंट है कि वेनिस के नगरों की धनी व्यापारी और महाजन लोग नगर के शासन में सक्रिय रूप से भाग लेते थे। फ्रांस में ऐसा नहीं किया जाता था। ठीक है, तो वेनिस में जो आपका वेनिस नगर में था बच्चों, वो धनी व्यापारी और महाजन लोगों के नगर में शासन रूप में सक्रिय रूप से भाग लेते थे, जबकि फ्रांस में ऐसा नहीं होता था, वहां पे भाग नहीं लेते थे। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि वेनिस में शासन की बागडोर नागरिकों के हाथों में थी। फ्रांस के में नगर राज्यों के संचालन निरंकुश शासक वर्ग के हाथों में था। तो वही आपका जो पहला पॉइंट था, इसे घुमा करके लिखा गया यहाँ पे। तो इसको चाहे तो आप लोग इसी को लिखिए, तो पहला पॉइंट के लिखिए, नहीं तो पॉइंट नहीं आ रहा तो वही पॉइंट को घुमा के लिखिए ना। वहां पे क्या देखते हैं एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है, समझे, वो देखता है कि किस प्रकार इन्होंने कितना पॉइंट लिखा है। ठीक है, किस प्रकार से लिखा वो बहुत ही कम देखता है, क्योंकि बहुत सारी कॉपी रहता है ना बच्चों, बहुत सारे लगभग आर्ट्स में लगभग 2 लाख बच्चे ना, और आप लोग तो क्लास 11 का, तो आप लोगों को और उतना अच्छा से ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग पॉइंट को बना करके लिखिए। निबंध के टाइप में लिखिएगा तो आपको नंबर नहीं मिलने वाला, निबंध के जैसा। ठीक है, पॉइंट बना के लिखिए। ठीक, तो वही लिखा हुआ है कि वेनिस आपका बागडोर नागरिकों के हाथों में था, यानी कि यह गणतंत्र था। ठीक है, और फ्रांस में ऐसा नहीं था, वहां पे निरंकुश शासक के वर्ग में के हाथों में वहां की राज्यों का संचालन था बच्चों, यानी कि वहां पे राजतंत्र था। उसके बाद देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, इस काल में की इटली की वास्तुकला एवं इस्लामी वास्तुकला की विशेषताओं की तुलना कीजिए। या तो यही क्वेश्चन आपसे घुमा करके पूछेगा कि 14वीं और 15वीं शताब्दी में इटली की वास्तुकला और इस्लामिक वास्तुकला की विशेषताओं की तुलना कीजिए। ये दोनों में से एक ही, दोनों प्रश्न आपका एक ही है। ठीक है, कोई भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं करना, दोनों प्रश्न आपका एक ही है। यहाँ पे सिर्फ आपको याद रखना, ध्यान देना है कि इटली की वास्तुकला और इस्लामिक वास्तुकला की विशेषताओं की यहाँ पे तुलना करने की बात कही जा रही है बच्चों। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस काल में, ये 3 नंबर में आपका प्रश्न आएगा। ठीक है, देखिए, इस काल में इटली की वास्तुकला और इस्लामी वास्तुकला दोनों नगरों को सजाने में लग गया। इटली ने रोम के अवशेषों के आधार पर एक नवीन वास्तुकला की शैली को अपनाया बच्चों। तो इटली ने कैसे, जो रोम आपका जानते हैं ना, जो आपका प्राचीन सभ्यता था, जैसे आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता था या आपका रोम की सभ्यता था, तो रोम की सभ्यता आपकी बहुत पुरानी सभ्यता है। तो रोम की जो सभ्यता का अवशेष बचे थे, तो उसी के आधार पर एक नवीन वास्तुकला की शैली अपनाई गई बच्चों। उसके बाद देखिए, इटली में भवनों के चित्र बनाए गए, मूर्तियों का निर्माण किया गया और विभिन्न प्रकार की आकृतियां उकेरी गई।
इस्लामी वास्तुकला में इतनी सजावट पर जोर नहीं दिया गया। देखिए बच्चों क्या हुआ, इटली में जो क्या हुआ, भवनों के चित्र बनाए गए, मूर्तियों का निर्माण कराया गया और विभिन्न प्रकार की आकृतियां उकेरी गई, मतलब वहां पे दीवार में छापा गया, छापा नहीं कर सकते, जो पत्थर में देखिए छेनी मार मार के उकरते हैं, ठीक है, मूर्ति टाइप का, तो उस प्रकार से आकृतियां उकेरी गई। जबकि इस्लामिक वास्तुकला में इस प्रकार की कोई भी सजावट पर जोर नहीं दिया गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि मानवतावादी विचारों का अनुभव सबसे पहले इतावली शहरों से ही क्यों हुआ। जो मानवतावादी विचारों का अनुभव सबसे पहले क्या गया बच्चों, वो इतावली शहरों से ही क्या गया। ये तो ऐसा क्यों हुआ कि इतावली शहरों से ही इसका विचारों का अनुभव सबसे पहले क्या गया, उसके बारे में आपको लिखना है बच्चों। तो देखिए कि मानवतावादी विचारों का अनुभव सबसे पहले इतावली शहरों में हुआ, क्योंकि देखिए बच्चों इटली के अनेक नगरों में सामंतवाद की समाप्ति और स्वतंत्र नगरों की स्थापना होने से मानवतावादी विचारों को विकसित होने के लिए अनुकूल अवसर मिला बच्चों, इस वजह से, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है कि 14वीं शताब्दी में विद्वानों के द्वारा प्लेटो और अरस्तु के सिद्धांतों एवं ग्रंथों का अनुवाद का अध्ययन किया गया, मतलब जो उन्होंने दूसरे भाषा में लिखा हुआ होगा, तो 14वीं शताब्दी में क्या हुआ, जो उन्होंने ग्रंथ लिखे थे उसका अनुवाद किया गया है बच्चों, इस वजह से यह भी एक आपका कारण था। अगला पॉइंट है कि प्राकृतिक विज्ञान, खगोल विज्ञान, गणित, यशोधि विज्ञान आदि विषयों की तरफ लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ, ये भी आपका एक कारण, मतलब आधुनिक की ओर बनने, ये 14वीं शताब्दी, मतलब कहा जाता ना आपका यूरोप में 14वीं शताब्दी में ही आपका आधुनिक युग की शुरुआत हो गई थी। लेकिन भारत में कब आधुनिक युग का शुरुआत हुआ था, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई बच्चों, कब हुआ था, 1703 या 5 में, इसी तरह से कुछ हुआ था क्या। तो उसी समय से कहा जाता है कि भारत में आधुनिक युग की शुरुआत हुई, क्योंकि उस समय पहले हिंदू मुस्लिम उस समय उतना भारत विकसित नहीं कर रहा था, ठीक है। उसके बाद जो भारत विकसित क्या है, इस वजह से अभी विकासशील ही है, लेकिन वो आपका 200 साल पहले से विकसित कर रहा था, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों इटली के अनेक विश्वविद्यालयों में मानवतावादी विषयों पर अध्ययन शुरू हो गया। इटली के पादुआ विश्वविद्यालय में मानवतावाद की शिक्षा पर दी जाती थी, मतलब वहां के जितने भी यूनिवर्सिटी थी बच्चों, कॉलेज थे, ठीक, वहां पे मानव कल्याण किस प्रकार से होगा, मानवतावादी के बारे में अध्ययन होने लगा बच्चों, क्लियर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि इटली के अनेक विश्वविद्यालयों में मानवतावादी विषयों पर अध्ययन शुरू होने लगा। इटली के पदुआ विश्वविद्यालय में मानवतावादी की शिक्षा दी जाने लगी, शायद ये आपका रिपीट हो गया है पॉइंट, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा बच्चों कि जो आपका मानवतावादी का विचार था उसका अनुभव सबसे पहले इतावली शहरों में क्यों किया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों देखिए कि 17वीं शताब्दी के यूरोपियों को विश्व की किस प्रकार से भिन्न लगा। तो देखिए बच्चों उसका सुनिश्चित विवरण यहाँ पे आपको करना है। तो देखिए पुनर्जागरण, आधुनिकरण, धर्म सुधार आंदोलन, वैज्ञानिक क्रांति, कृषि क्रांति, औद्योगिक क्रांति जैसे घटनाओं ने 17वीं शताब्दी में के यूरोप को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। यूरोप ने 11वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक यूरोप में होने वाले परिवर्तनों को देखा। अधिक यूरोपीय लोग 11वीं सदी के यूरोप के पश्चात सीधे 17वीं शताब्दी के यूरोप को देखा तो उसे पूरा का पूरा यूरोप एकदम भिन्न भिन्न नजर आएगा। यह भिन्नता निम्न स्तरों पर देखी जा सकती है। पहला है बच्चों कि आपका सृष्टि का श्रेय ईश्वर को माना जाता है। 17वीं शताब्दी तक वैज्ञानिक खोजों ने सृष्टि का श्रेय प्राकृतिक सिद्ध कर दिया, मतलब पहले हम लोग क्या मानते थे, अभी भी हम लोग मानते हैं, तो वहां के लोग भी पहले इसी तरह से मानते थे। देखिए अभी वहां जो अभी हम लोग सोचते हैं वो पहले उन लोग सोच के बैठा हुआ है, ठीक है, कि जो सृष्टि का निर्माण हुआ था बच्चों वो किस प्रकार से हुआ था, वो उन लोग का मानना था कि ईश्वर के द्वारा इसका निर्माण किया गया। लेकिन वैज्ञानिकों ने क्या कर दिया, यह क्या है, प्राकृतिक घटना था बच्चों, प्राकृतिक है वो सिद्ध कर दिया। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए कि 17वीं शताब्दी तक लोगों के मानने लगे कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और अपने धुरी में घूमती है। लेकिन पहले ऐसा नहीं माना जाता था। पहले क्या माना जाता था कि जो आपकी पृथ्वी है बच्चों, ये पृथ्वी का ही चक्कर सारा ग्रह लगाता है और पृथ्वी क्या है, केंद्र पर है। ऐसा पोप का मानना था, ईसाई धर्म के गुरुओं का मानना था। अगर इसका कोई भी विरोध करता तो उसको आप समझ सकते हैं क्या हासिल हो जाता, क्योंकि धर्म विरोधी माना जाता था, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा जो पॉइंट है, अमेरिका सहित समुद्र के रास्ते भारत की खोजों में यूरोपीय समाज एवं अर्थव्यवस्था में कई परिवर्तन आए। चौथा पॉइंट है बच्चों कि मानवतावाद की अवधारणाओं के विकास ने
समाज में असमंजस की भावना पैदा कर दिया। लोगों ने इस विचारधारा ने अमडारों एवं धार्मिक अंधविश्वासों से दूर किया, मतलब वैज्ञानिक पद्धति पर चलने लगा, अंधविश्वास को दूर कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए 21वां प्रश्न है बच्चों कि जापान के विकास के साथ साथ वहां की रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरह के बदलाव आए, उसके बारे में आपको लिखना है बच्चों। तो देखिए जापान के विकास के साथ साथ वहां की प्रतिदिन की जिंदगी में निम्नलिखित बदलाव आए। पहला है बच्चों कि 1870 के दशक में नए विद्यालय की व्यवस्थाएं का निर्माण हुआ। लड़के लड़कियां के लिए विद्यालय जाना अनिवार्य रूप से घोषित कर दिया गया, मतलब दोनों यहाँ पे विद्यालय जाएंगे, लड़के और लड़कियां भी विद्यालय जाएंगे, और ये अनिवार्य कर दिया गया था 1870 के दशक में। ये आपका एक तरह से कह सकते हैं बच्चों बदलाव आए थे, आपका जो जापान के विकास के साथ 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 वहां की रोजमर्रा की जिंदगी में बदलाव आए थे। दूसरा पॉइंट है बच्चों कि माता पिता का सम्मान करने, राष्ट्र के प्रति निष्ठा और अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा पाठ्य पुस्तकों में दी गई। मतलब वहां जो पढ़ाने वाली किताब थी उसमें अपने माता पिता, उसमें ये सिलेबस को जोड़ा गया कि अपने माता पिता का सम्मेलन करें, राष्ट्र के प्रति निष्ठा की भावनाओं को और अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा को उसमें शामिल किया गया था उसके सिलेबस में। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है कि आधुनिक कारखानों में 50% महिलाओं की कार्यरतता, मतलब महिलाओं और पुरुषों की भागीदारी समान की गई। ठीक है, 50%। चौथा जो पॉइंट है बच्चों कि जापान में एकल परिवार की अवधारणा का विकास हुआ, जिसे पति पत्नी और बच्चे होते थे। मतलब जिस तरह से हम लोग अभी यहाँ पे दादा दादी चाचा चाची सब एक साथ रहते हैं ना, गठबंधन परिवार एक तरह से कह सकते हैं, एक तरह से, और क्या कह सकते हैं हम लोग, संयुक्त परिवार। ठीक है, तो संयुक्त परिवार अभी हम लोगों में भारत में कई जगह देखी पड़ती है, लेकिन अब भी यहाँ पे क्या होने लगा, एकल परिवार होने लगा। आप रहते होंगे, आपके माता पिता रहते होंगे, ठीक है, तो बहुत जगह संयुक्त परिवार भी देखने को मिलता है। तो वहां पे क्या दिया, बल दिया गया, ये एकल परिवार के बारे में वहां पे बल दिया गया बच्चों, सिर्फ माता पिता और बच्चे। ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पे मैंने आपको इंपॉर्टेंट प्रश्नों को करवाया, हो सकता है समय रहे तो अभी कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्नों को अपलोड करूंगा बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो आपको वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तो सुनिए बच्चों, अभी आपने कुछ, आपके पास अगर समय है तो अभी आप लोग प्लेलिस्ट पे वहां पे चेक कीजिए जाकर के, और भी वीडियो पड़े हुए हैं जो आपको कल और परसों मैंने अपलोड किया था, उसे भी आप लोग देख लीजिए, वो भी आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसे भी आप लोग कर लीजिए, इससे आपका एक भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।